हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बच्चे, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस का, विच इज़ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेडियंट को अच्छे से समझा। हमने ये देखा कि अगर हम किसी स्केलर फील्ड के ऊपर डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है वो फिजिकली हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट स्केलर फील्ड हमें देता है, और ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो उधर होती है जिधर रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम होता है। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा प्लेलिस्ट चेक करिए वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, उसमें इस पूरे टॉपिक के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अब बच्चे, आज हम डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड है ना, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो डाइवर्जेंस है ना, ये स्केलर के ऊपर नहीं होती। स्केलर फंक्शन की डाइवर्जेंस कभी भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो डाइवर्जेंस है वो फिजिकली जो हमें मीनिंग देती है वो तभी देती है जब हम उसको किसी वेक्टर फील्ड पे अप्लाई करें। अब पहले ये हमारा समझना ज़रूरी है कि भाई वेक्टर फील्ड क्या होती है, किस तरह से हम किसी वेक्टर फील्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर फील्ड को डिनोट करने के लिए आप किसी ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हो, और ये जो ए वेक्टर है इसके 1, 2 एंड 3 एक कंपोनेंट हो सकता है, 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, या तीनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऐसे लिखूं, a एज ए फंक्शन ऑफ x y z, कोई फंक्शन होगा x y z का, इसके साथ इसकी डायरेक्शन होगी विच इज़ आई कैप। मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अभी कर रहा हूँ। लेक्चर के लास्ट में मैं आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी डाइवर्जेंस करवाऊंगा, और आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन बताऊंगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में x y z का फंक्शन होगा a हमारा, और इसका एक कंपोनेंट है ये उस वेक्टर फील्ड का। दूसरा कंपोनेंट भी कुछ x y z का फंक्शन होगा, और वो y कंपोनेंट मैंने लिखा, और ऐसे ही z कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अब ये जो फंक्शन है x y z का, ये ज़रूरी नहीं है कि x y z तीनों का ही फंक्शन होगा। हो सकता है कि जो हमारा x कंपोनेंट है वेक्टर फील्ड का वो कांस्टेंट हो, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है लाइक दिस 4i कैप प्लस। हो सकता है जो y कंपोनेंट है वो कुछ फंक्शन है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस y। y कंपोनेंट इज सम फंक्शन ऑफ x y z, इसमें x भी आ सकता है, सो दिस इज j कैप। सिमिलरली z कंपोनेंट में भी ए फंक्शन लाइक 3z स्क्वायर k कैप। सो जब हम वेक्टोरियली लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखते हैं, तो इस तरह से किसी वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने वेक्टर फील्ड पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर वेक्टर फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये आर का फंक्शन है, वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हो, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, तो इस तरह से 3D के अंदर ये इस तरह से आउटवर्ड एरो से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखने में आपको ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर अभी नजर आ रही है, बट एक्चुअली 3D में अगर यहाँ पॉइंट चार्ज है ना, तो ये हर एक डायरेक्शन के अंदर इस तरह से डाइवर्जेंट फील्ड बोलते हैं इसको। तो डाइवर्जेंट का मतलब है कि यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है। क्या बाहर आ रहा है उसको हम फिजिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो डाइवर्जेंस है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ रिलेटेड है, इसलिए आपको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की समझ होनी चाहिए ये क्या है। इससे पहले हम अब इस फील्ड को ना एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको पता है यहाँ पे के क्यू आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो आर कैप है इट इज रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारा आर वेक्टर होता है। इसको इसी के मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। सो इस तरह से अगर हम इसको लिखें, यहाँ पे आर का स्क्वायर था, इसलिए आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओनली। सो जब आप इसको कंबाइन करके लिख लेंगे लाइक दिस, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 3/2, साथ में ऊपर ये वेक्टर आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। नाउ यू कैन सी इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। इसका x कंपोनेंट है, अगर हम x का कोफिशिएंट अलग कर लें और i कैप का कोफिशिएंट अलग कर लें, वो x कंपोनेंट होगा। j कैप का कोफिशिएंट अलग कर लें, वो y कंपोनेंट होगा। k कैप का कोफिशिएंट अलग कर लें, वो z कंपोनेंट होगा। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 आई कैप प्लस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 जे कैप। यहाँ पे y आएगा, y था यहाँ पे। ऐसे ही के क्यू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 के कैप। सो मतलब आप सेम वेक्टर फील्ड को पोलर कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं और इसको आप कार्टेशियन में भी लिख सकते हैं। सो अगर आपको बोला जाए इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करो इस वेक्टर फील्ड की, तो इसकी जो डाइवर्जेंस है उसको ऐसे लिखा जाएगा डेल डॉट ई। डाइवर्जेंस का ये तरीका होता है, अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर से समझा रहा हूँ, फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी करेंगे। सो जब आप डेल डॉट को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट करना है। सो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा इन दोनों का, डेल वेक्टर को खोल के फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस का ये मैथमेटिकल मीनिंग है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम इस तरह से डाइवर्जेंस लिखते हैं। सो जो डेल ऑपरेटर है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डेल ऑपरेटर इज पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप। और बच्चों ये हमारा किस में है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है ना, कार्टेशियन में। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये वाला डेल ऑपरेटर किसी भी ए वेक्टर के ऊपर जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, लाइक दिस, व्हेन यू राइट डेल डॉट ए, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड के कैप डॉट ए वेक्टर। सो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सो मीन्स दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द फील्ड। जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है आई होप, ये फर्स्ट टर्म इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होती है। सो आई डॉट आई इज ऑलवेज 1, उसको हम 1 लिखेंगे, तो ये बनेगा पार्शियल ए एक्स अपॉन पार्शियल एक्स प्लस, जब आप आई डॉट का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे आई कैप का, वो 0 होता है। आई कैप का के कैप के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, वो नहीं लिखना। सो जे कैप का अगेन आई कैप के साथ 0 होगा, बट जे कैप डॉट जे कैप 1 आएगा। सो वहां पे ये वाई आ जाएगा और सिमिलरली लास्ट कंपोनेंट। सो मैथमेटिकली अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो ये फॉर्मूला है। अभी हमने फॉर्मूला समझा और वेक्टर फील्ड को अभी मैथमेटिकली समझा। अभी हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे, फिजिकली समझेंगे कि किस किस फील्ड की डाइवर्जेंस कैसी होती है। डाइवर्जेंस पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है, जीरो डाइवर्जेंस का क्या मतलब है, वो भी हम देखते हैं। सो अभी के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर फील्ड इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ऑल्सो इट हैज़ डायरेक्शंस बिकॉज इट इज़ ए वेक्टर फील्ड। फिजिकली अगर आप समझना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी, सो इसकी कुछ डायरेक्शन है, साथ में उस पॉइंट पे उसका इसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, तो उसको बोलते हैं वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड इस तरह का कोई फंक्शन हो सकता है। इस तरह के फंक्शन की मैंने आपको एक फिजिकल एग्जांपल दी यहाँ पे, के कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है, वो भी कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। सो दिस इज द फिजिकल एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, वेक्टर फील्ड का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है। अगर हमारी वेक्टर फील्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है तो डॉट प्रोडक्ट जब आप करेंगे डेल ऑपरेटर को भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख के किया जाता है, वो डिफरेंट चीज़ है। कार्टेशियन में ज़्यादातर हम इस तरह से लिखते हैं, डेल ऑपरेटर को हमेशा ऐसे लिखते हैं। डेल ऑपरेटर लिखने के बाद उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह का एक आंसर आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं है, सो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ए स्केलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फिजिकली भी समझेंगे, बट इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। याद रखेंगे, डाइवर्जेंस की कभी भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। सो किसी भी वेक्टर की डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर होती है। तो यहाँ तक अभी आप इसको नोट डाउन करिए। हाँ, फिर हम फिजिकली समझते हैं कि जो फील्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं। ओके, सो आई होप आपने नोट डाउन किया। अब बच्चे मैं 2-3 अलग अलग तरह की वेक्टर फील्ड्स को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एक तो अभी हमने ये लिखी है, और आप ध्यान से समझना इसका क्या मीनिंग है। देखिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक पढ़ा होगा, मैं उसके साथ कंपेयर करके चीज़ें आपको बताऊंगा। सो अगर आपके पास किसी रीजन ऑफ स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। आपने +2 में भी करा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बीएससी में भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ा। सो इस तरह की जो पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर जो स्पेसिंग होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है हमेशा, और डायरेक्शन भी देखिए एक ही है सारी एरोस की। सो इसका मतलब है दिस इज ए वेक्टर फील्ड, इसको हम ई वेक्टर लिख सकते हैं। बट
अब इसका कुछ मैग्नीट्यूड तो है क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो लेट अस सपोज इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है आई कैप। सो दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है और मैथमेटिकली लिखने का ये तरीका है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अब 5 की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट ही रहेगी ना, चाहे आप यहाँ पे देखो 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे देखो 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पे देखो 5 न्यूटन पर कूलम, तो हर जगह फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैं डायरेक्शन ऊपर की तरफ बना दूं ऐसे और मैंने स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दी, उससे थोड़ी ज़्यादा रखी है, तो हो सकता है ये है 6 न्यूटन पर कूलम और इसकी डायरेक्शन है जे का। सो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा जाता है। अब आप देखिए, जब आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, चाहे वाई विद, चाहे जेड, जब डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर 0 आएगा। सो इस तरह की फील्ड की जो डाइवर्जेंस होती है कांस्टेंट फील्ड की, वो हमेशा 0 आती है और इसको हमें फिजिकली ऐसे लिखना है। अब इसमें डाइवर्जेंस नहीं है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे एक डब्बा ड्रॉ करा, ये बिल्कुल मैं फिजिकली रिलेट करके बताऊंगा अभी आपको फ्लक्स के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे डब्बा बना दिया क्यूबॉइड, ठीक है ऐसे। अब इस डब्बे के साथ अगर हम बात करें तो इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, यहाँ से इस साइड से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, उधर से 4 ही बाहर निकल रही हैं। सो टोटल इनवर्ड फ्लक्स, इनफ्लक्स जो अंदर जाने वाला फ्लक्स है वो मान लो -5 होता है ना। इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स इज +5। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 0। तो इसके अलॉन्ग टोटल फ्लक्स 0 है, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर देयर इज नो सोर्स, वहां पे नो सोर्स और सिंक ऑफ वेक्टर फील्ड। उसके अंदर उस वेक्टर फील्ड का ना तो कोई सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही कोई सिंक है, मतलब ना तो फील्ड उसके अंदर कहीं से जनरेट हो रही है। अगर मैं इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल देता हूं, उस चार्ज पार्टिकल का अपना फ्लक्स आ जाएगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी, सो वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, तब इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लक्स आएगा। पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो आउटवर्ड फ्लक्स आएगा, नेगेटिव रखूंगा तो इनवर्ड फ्लक्स आएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स हमारा 0 होता है, डाइवर्जेंस भी 0 होती है, मतलब ये कुछ फ्लक्स के साथ रिलेटेड है डाइवर्जेंस। अभी हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अब ऐसे ही अगर बच्चे मैं यहाँ पर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊँ पॉजिटिव चार्ज की, ऐसे आपने ये गॉस लॉ भी पढ़ा हुआ है +2 में, उसे रिलेट करना है चीज़ों को, ठीक है। ये मैं चार्ज की एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी तरह की वेक्टर फील्ड हो सकती है, और भी एग्जांपल्स अभी आपको बताता हूँ। तो मान लो ये क्यू चार्ज है, अब इसके अराउंड मैंने यहाँ पर एक सफियर ड्रॉ कर दिया। क्लोज सरफेस बनाना है हमेशा सफियर। अब मुझे ये पता है, गॉस लॉ बोलता है कि इसमें से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स आएगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है ना चार्ज इनक्लोज, कितना चार्ज उस गोले के अंदर है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ये फ्लक्स है। यहाँ पे फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? क्लोज सरफेस में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसका हम एरिया से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ई डॉट डी एस, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव फ्लक्स है। तो बच्चों इस तरह की फील्ड की जो डाइवर्जेंस होती है डेल डॉट ई, दैट विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ये समझना है। देखो इट इज अ स्केलर थिंग, सो स्केलर थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, डायरेक्शन नहीं होती, बट ये पता चलता है कि क्या कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता चलता है इससे। सो इस तरह की फील्ड का फ्लक्स हमें पॉजिटिव मिलेगा। जब पॉजिटिव फ्लक्स होता है तो डाइवर्जेंस भी पॉजिटिव होती है। उसका मतलब होता है देयर इज सोर्स ऑफ द फील्ड, उसके अंदर ना फील्ड का सोर्स है उस वॉल्यूम के अंदर जो भी हमने कंसिडर करा। इस वॉल्यूम को बहुत छोटा भी ले सकते हैं, बिल्कुल इसके पास ले जाऊंगा, v अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, तब भी कुछ ना कुछ फ्लक्स उसमें से निकलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड एग्जांपल आप देखिए। थर्ड एग्जांपल में मेरी फील्ड कुछ ऐसी है, नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, लाइक दिस। सो यहाँ पर अगर मैं क्लोज सरफेस लूंगा, यहाँ -q है, तो गॉस लॉ बोलता है कि यहाँ फ्लक्स -q/ε0 होगा, विच इज नेगेटिव। और नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग होता है कि अंदर जा रहा है कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनवर्ड द सरफेस, जो आपने क्लोज सरफेस लिया है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फ्लक्स नेगेटिव आएगा। अगर आप इस तरह की फील्ड की डाइवर्जेंस भी लिखेंगे डेल डॉट ई, तो दैट विल बी ए नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी अगर आ गई डाइवर्जेंस, कहीं पर आपने कोई क्लोज सरफेस लिया किसी फील्ड के अंदर, वहां पे डाइवर्जेंस नेगेटिव आ गई, तो मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देयर इज सिंक ऑफ द फील्ड। सिंक समझते हो ना,
सिंक ऑफ द फील्ड, सिंक वो होती है जहां पर कुछ अंदर जा रहा है, ठीक है, जहां पे कुछ फील्ड जो है वो फिनिश हो रही है। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ बनती हैं, इसलिए डाइवर्जेंस वहां पे नेगेटिव आती है। सो डाइवर्जेंस नेगेटिव का ये मीनिंग है, पॉजिटिव का ये मीनिंग है, एंड दिस इज फॉर जीरो डाइवर्जेंस। अब और भी अलग अलग तरह की फील्ड्स हो सकती हैं, तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अगर मान लो कुछ ऐसे आर्बिट्रेरी सी फील्ड है लाइक दिस, और यहां पर आपने ऐसे क्लोज सरफेस ले लिया। अब आप इसके अराउंड डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो यहां पे क्या होगा, और बनाते हैं थोड़ी सा हमने इसको। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकता है अंदर जा रही हो ज्यादा, बाहर निकल रही हो कम, तो इसका मतलब है देयर इज सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट वॉल्यूम। सो इट इज रिलेटेड टू फ्लक्स, ये समझेंगे, इट इज रिलेटेड टू फ्लक्स। अभी हम फिजिकली बनाते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। एक और सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस। देखिए आप, मान लो हमारी फील्ड है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई का, ठीक है। अब ये देखिए एक्स आई का बड़ा सिंपल है, यहाँ के भी लगा देते हैं कांस्टेंट। सो ये कुछ इस तरह की फील्ड है जो एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज हो रही है, लीनियरली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, एंड दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, and you have to remember that the divergence is non-zero for a non-uniform field. तो अगर हम कोई डब्बा लेंगे, एक क्लोज वॉल्यूम लेंगे, सो इनवर्ड फ्लक्स में भी डिफरेंट, आउटवर्ड फ्लक्स में भी डिफरेंट, और जो ओवरऑल फ्लक्स होगा वो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आ सकती है या नेगेटिव क्वांटिटी आ सकती है। सो वो जो ओवरऑल फ्लक्स है उसको अगर हम उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, एंड वॉल्यूम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, देन वी गेट डाइवर्जेंस। सो फिजिकल मीनिंग लिखना है डाइवर्जेंस का। ये मैंने कुछ ग्रामेटिकली समझाया। एग्जाम में अगर आपको फिजिकल मीनिंग पूछा जाए डाइवर्जेंस का तो क्या लिखना है, लेट अस राइट। इसको अभी वीडियो पॉज करके पहले ये बना लो, आपको याद रहेंगी चीजें। ओके, सो लेट अस राइट फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, देन वी विल कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ सम फील्ड्स, एंड ऑल्सो वी विल ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये डेरिवेशन छोटी सी है, ये आ जाती है कभी कभी ना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की जो डेरिवेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वो ड्राइव करो, तो वो भी करेंगे। सो पहले हम इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखें। सो लेट अस राइट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल डॉट ई। सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे जब डेल ऑपरेटर का, उसको डाइवर्जेंस बोला जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्ल करेंगे, विच इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद सम वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ द फील्ड। ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम इसके ऊपर फोकस्ड रहेंगे। सो व्हाट इज इट, मान लो हमारे पास यहाँ से कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं लाइक दिस। मैंने कुछ ऐसे अजीब सी बनाई है जस्ट जनरल केस को समझने के लिए। यहाँ पे एक हमारे पास वॉल्यूम है, this volume is too small, very very small, such that limit v approaches to 0, very small volume I have considered around some point p in space, और वहाँ पे जो total flux होगा, flux through v, it is given by surface integral, this is surface integral, closed surface integral E dot ds। ये हमारी फ्लक्स की डेफिनेशन है। So divergence of the field physically is equal to limit v approaches to 0, volume should be very very small, 1 by v E dot ds, so which is called flux per unit volume, provided the volume considered at point of observation is infinitesimally, check the spelling, small। ठीक है, तो वॉल्यूम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। उस स्मॉल वॉल्यूम में से जितना भी हमारा फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम वहाँ से निकल रहा है,
दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि इसका आंसर पॉजिटिव हो सकता है इफ़ समथिंग इज़ कमिंग आउट, इफ फ्लक्स इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट वॉल्यूम। इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है कि समथिंग इज़ गोइंग इन, और ज़ीरो हो सकता है अगर कुछ भी अंदर नहीं जा रहा फ्लक्स और ना ही बाहर आ रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है उस वॉल्यूम में से, तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। अब इसको एक और फिजिकल एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप स्विमिंग पूल के अंदर हो और उसके सेंटर में, स्विमिंग पूल के सेंटर में वहाँ पर एक होल है। उस होल को हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। तो अगर मान लें हम वहाँ से उस होल को खोल देते हैं, पानी भरा हुआ है, और उस स्विमिंग पूल को बाहर से ऑब्जर्व करते हैं, यू विल सी ऑल द वाटर इज गोइंग इन, तो उसको सिंक बोला जाता है ना। तो वो जितना भी वाटर है उसका फ्लक्स, वाटर का फ्लक्स मतलब वाटर पर जितना वाटर उस एरिया में से है वो सारा अंदर जा रहा है। फिजिकली इमेजिन करो पानी उसमें से ड्रेन आउट हो रहा है, तो उस पॉइंट पे बोला जाएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ वाटर फील्ड इज नेगेटिव, क्योंकि अंदर जा रहा है। अगर मान लो वहाँ पर मैं टैप लगा देता हूँ, एक पानी की टूटी लगा देते हैं वहाँ पे, तो उस टैप से वाटर ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो समथिंग इज कमिंग आउट, तो वहाँ पर हम बोलते हैं डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। तो इस तरह से होता है। और अगर पानी बिल्कुल शांत है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो डाइवर्जेंस जीरो होगी। तो ये फिजिकली आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। जस्ट राइट डाउन दिस फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, नाउ विल डू सम एग्जांपल्स, बट लेट अस फर्स्ट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको एज इट इज ड्राइव करना है, जैसे मैं भी बता रहा हूँ। सो लेट अस राइट expression for divergence of a vector field in Cartesian coordinates. Cartesian coordinates are the simplest coordinate system, और इसमें हम सबसे पहले काम करते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाएँ। चलिए, तो बच्चे इसके लिए ना हमें यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर करना है। उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू है E वेक्टर। लेट अस राइट, लेट अस कंसिडर ए नॉन यूनिफॉर्म। देखो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की डाइवर्जेंस ही निकालने का फ़ायदा है। सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is equal to EX I cap plus EY J cap plus EZ K cap. So it is function of something. EX is a function of XYZ. EY is also function of XYZ. Similarly for EZ. Now we will consider a small volume around this point P. Point P को हमें सेंटर पे कंसिडर करना है। नहीं होगा तो मैं अभी सेंटर पे ले जाऊंगा। तो लाइक दिस, हमने यहाँ पर एक पैरेललोपाइड कंसिडर करा इस तरह से। और ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सो पी पॉइंट इज एट द सेंटर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज डेल्टा एक्स, ये पूरा, ठीक है। ऐसे ही ये साइड जो है हमारी डेल्टा वाई है, और ये साइड डेल्टा जेड है पीछे वाली ये। सो जो वॉल्यूम है यहाँ पे डेल्टा वी, वो वॉल्यूम है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। वॉल्यूम डेल्टा वी इज़ टू स्मॉल, वो है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि है तो काफ़ी छोटा, लेकिन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ बनाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको समझ आए। अब आप देखिए हमें क्या करना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके तीनों कंपोनेंट्स हैं। मैं इन दोनों फेसेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि फ्लक्स से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया। सो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बाहर की तरफ। इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ये भी समझ लीजिए। इसको ऐसे बना भी सकते हैं, ऐसे मान लो कि इस तरह से कुछ हमारी फील्ड है, इसको ऐसे बना देते हैं जस्ट आपकी इमेजिनेशन बनाने के लिए। नॉन यूनिफॉर्म है ना, यहाँ से कम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर जाएंगी, बट उधर से हमारे पास ज़्यादा बाहर आएंगी, ठीक है। इंटरसेक्ट नहीं करवाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, दे नेवर इंटरसेक्ट। सो लाइक दिस, ये जस्ट रेड कलर में मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरह की कुछ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब बच्चे, आपको ये चीज़ पता होगी कि जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो एरिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक एरिया है, इसको मैं बोल देता हूँ S1 वेक्टर, और इधर वाला एरिया होगा S2 वेक्टर। ऐसे ही ऊपर भी है एरिया, वो हम ले नहीं रहे, हम ये सब दो सरफेसेस के लिए कर रहे हैं।
किसी भी सरफेस का जब एरिया वेक्टर बनाना है ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट एंड आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ बनाना है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देखना है इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, फिर टोटल फ्लक्स देखना है अलोंग एक्स एक्सिस। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे एट S1 सरफेस। तो ये हमारा S1 मैंने लिख ही दिया, इसका मैग्नीट्यूड S1 है। S1 सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, देखो E1 ले लेते हैं। सो दैट E1 इज जो भी हमारा EX है, देखो यहाँ पे EX हमें पता है, इस पॉइंट पे EX है, उधर से हम इस तरफ आ रहे हैं। सो EX माइनस पार्शल EX अपॉन पार्शल X इंटू डेल्टा एक्स बाई टू। ये हमारा ग्रेडियंट वाला जो लेक्चर था लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको समझाया था, फिर से समझ लेते हैं। देखो EX वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पॉइंट पे है, हम आ रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस डेल्टा एक्स बाई टू साथ में आया। ये क्या है, दिस थिंग इज कॉल्ड रेट, ये ग्रीन वाली रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, डेरिवेटिव है ना, दिस इज रेट ऑफ चेंज। तो जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट टोटल चेंज। अगर मैं ऐसे कोट्स के अंदर इस पूरे एक्सप्रेशन को डाल दूं, ये टोटल चेंज आएगा, टोटल चेंज इन E एज वी गो फ्रॉम P टू S1। तो P पॉइंट से जब S1 सरफेस तक गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज चेंजिंग, सो दिस इज द टोटल चेंज। अब EX यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें से टोटल चेंज माइनस होगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट E1 सरफेस। आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड, जहां डायरेक्शन नहीं लिख रहे, ये मेरा ओके। अब हम ऐसे ही लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले फ्लक्स लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with S1. This can be written as S1 E dot ds1 like this. अब इसको हम खोल लेंगे, देखो राइट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो इस सरफेस पे है। सो यहाँ E1 लिखना है, E1 का एक्सप्रेशन हमने लिखा EX माइनस पार्शल EX अपॉन पार्शल X डेल्टा X बाई टू। ds1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगी, ये पूरा एरिया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाली साइड है डेल्टा z, ये साइड है डेल्टा y, तो यहाँ आएगा डेल्टा y इंटू डेल्टा z, ठीक है ऐसे। और क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉज ऑफ एंगल ये आएगा, कॉज 180 डिग्री आएगा। क्यों आया कॉज 180 डिग्री, क्योंकि बच्चे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो अपोजिट है, तो दोनों में यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है इस सरफेस के लिए। सो कॉस 180 डिग्री, जिसका -1 आएगा और वो -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, और सॉल्व करके हमारे पास आएगा -EX प्लस पार्शल EX अपॉन पार्शल X डेल्टा X बाई टू डेल्टा Y डेल्टा Z। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस S1। इसको यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 सरफेस निकालेंगे। ओके, सो मैं ऊपर से यहां से रब कर रहा हूं। अब आप देखिए, अब मुझे P पॉइंट से उस तरफ देखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, ये निकालना है। सो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E2 एट S2, तो वो कितनी होगी, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं E2 इज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है EX, उसमें अभी हम उधर की तरफ जाएंगे तो हम ये सेम चीज अब ऐड करेंगे क्योंकि हम प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इनटू द डिस्टेंस बाय विच यू हैव मूव्ड टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये एक्सप्रेशन है, पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव था, उस डायरेक्शन में गए अगर हम। और जब आप फाई लिखना चाहते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लिखेंगे
S2 E2 डॉट DS2 और सेम यही तरीका, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे विच इज EX प्लस पार्शल EX अपॉन पार्शल X डेल्टा X बाय 2, साथ में हमारा DS का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा विच इज डेल्टा Y डेल्टा Z, साथ में एंगल cos 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? देखो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है और ई वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 विच इज 1, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं, 1 नहीं है। सो दिस इज फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस एंड दिस इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस S1। टोटल फ्लक्स अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों को ऐड करेंगे। मैं नीचे वाला रब कर रहा हूं, यहां तक आप नोट डाउन करिए साथ साथ। सो नाउ आई वांट टू राइट टोटल फ्लक्स अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारा वो फ्लक्स है, इसको हम बोलते हैं S1 E1 डॉट DS1। चलो अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स ऑफ E वेक्टर इन x डायरेक्शन, या डायरेक्शन नहीं लिखते, ऑफ E वेक्टर फॉर S1 एंड S2 दोनों के लिए, ठीक है, दोनों पैरेलल वाले जो सरफेसेस है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट E डॉट DS जो है phi1 लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, फॉर बोथ द सरफेसेस S1 प्लस E डॉट DS2, दोनों को ऐड करके हमारे पास देखो क्या होगा, ये EX इस माइनस EX से कैंसिल हो रहा है जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ध्यान से, और ये टर्म इस टर्म में ऐड हो रही है। सो ये जो बाय 2 का फैक्टर है वो फिनिश हो जाएगा और आपके पास सिंपली आएगा पार्शल EX अपॉन पार्शल X इंटू डेल्टा X डेल्टा Y डेल्टा Z, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा V, वॉल्यूम है ना, वो मैंने पहले ही बताया था, ये वॉल्यूम है, 2 स्मॉल वॉल्यूम। सो हमारा phi1 फ्लक्स फॉर दीज टू सरफेसेस इज दिस वन, ठीक है। अब सिमिलरली आप देखिए हमारी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने जस्ट आपको बताया इस डायरेक्शन के अलोंग है। अगर मान लो हमारी फील्ड Y के अलोंग होती तब हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते, तो यहाँ पे आता पार्शल EY अपॉन पार्शल Y। सिमिलरली अगर हमारी फील्ड Z के अलोंग वेरी कर रही होती, सेम प्रोसीजर फॉलो करते फ्लक्स के लिए, तो यहाँ आता Z और नीचे भी Z, ठीक है। सो वो दोनों फ्लक्स भी हम लिखेंगे यहाँ, ये मैं रब कर रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया। यहाँ तक लिखने के बाद आगे देखो क्या लिखना है, लेट अस चेंज द कलर। तो यहाँ पे हमें करना है सिमिलरली फॉर सरफेसेस S3 S4, कहाँ है ये? S3 मान लो, ये S4 मान लो, ये वेक्टर्स है ना, तो अब वेक्टर लगा दो। ऐसे ही एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, वो हम बाद में लिख लेंगे। phi2 कैसे आएगा? पार्शल EY अपॉन पार्शल Y इंटू डेल्टा V। सिमिलरली फॉर S4 4 हो गया 5 एंड S6, ये लिख लेते हैं। सरफेसिस तो चलो हमारे Z एक्सिस के अलोंग है, वो लिखा जा सकता है। सो phi3 फ्लक्स विल बी पार्शल EZ अपॉन पार्शल Z इंटू डेल्टा V। सो ये 3 फ्लक्स मैंने कैलकुलेट करे। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूं विच इज लिंक्ड विद दिस क्लोज्ड वॉल्यूम, तो ये तीनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी एंड आई विल गेट, यहां तक आप लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करिए, यहां तक आ जाओ phi1 phi2 phi3, और अब हम लिखेंगे हमारा जो ओवरऑल फ्लक्स है वो क्या है। सो लेट अस राइट टोटल फ्लक्स थ्रू closed volume delta V is phi total, which is sum of these 3 flux। इनको ऐड करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख देंगे क्लोज्ड वॉल्यूम, क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट DS। तो क्लोज इसलिए यहाँ सिंबल यहाँ लगाना है सिर्फ, और देखो कहीं पर नहीं लगा हुआ इंटीग्रेशन में, क्योंकि हम एक एक ओपन सरफेस की बात कर रहे थे। ये ओपन है, ये ओपन है, ऊपर वाले भी और सामने वाले भी,
सब मिला के डब्बा बनेगा, तो यहाँ पे क्लोज लाइन इंटेग्रल, क्लोज सरफेस इंटेग्रल आएगा, और राइट हैंड साइड पे ये तीनों टर्म्स आएंगी, जो क्या बनेगा, ये देखिए। अब ये डेल्टा वी नीचे ले जाएंगे और राइट हैंड साइड पे हमारी डाइवर्जेंस बन जाएगी। सो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, ये बनेगा 1/Δv, साथ में लिखेंगे लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0। मैंने पहले बताया काफ़ी छोटा है, ये बाय डेफिनेशन हमारी डाइवर्जेंस बन गई, ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन बन गई। और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, इसको आप लिख सकते हो डेल डॉट ई, नीचे लिखना है वेयर डेल इज पार्शल अपॉन पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल अपॉन पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल अपॉन पार्शल जेड के कैप, एंड ई वेक्टर इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप plus Ez k cap. So this is the expression for divergence in Cartesian coordinates. So it is very simple to do. I hope आपको समझ आया हमने इसको ड्राइव कैसे किया। फिजिकली भी मैंने आपको चीज़ें बता दी, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ डाइवर्जेंस की एग्जांपल्स। फिर जो लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर का वो रहेगा कि डाइवर्जेंस को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखना है। सो डू इट। ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, लेट अस सपोज हमारी वेक्टर फील्ड है एक यूनिफॉर्म फील्ड 5 आई कैप न्यूटन पर कूलम। पहले भी बता चुका हूँ, अब इसकी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करनी है। सो डेल डॉट ए विल बी पार्शल अपॉन पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल अपॉन पार्शल वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका अपने डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, सो डॉट लगाएंगे और 5 आई कैप लिखेंगे। सो आई डॉट आई बचेगा, पार्शल अपॉन पार्शल एक्स 5 का करना है आपको, और आई डॉट आई 1 होता है, तो ये आंसर विल बी 0 बिकॉज 5 इज़ ए कांस्टेंट। सो इस तरह की जो भी यूनिफॉर्म फील्ड होती है उसकी डाइवर्जेंस 0 होती है। एग्जाम्पल 2, मान लो हमारी वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर विच इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये किस तरह की हो सकती है, 3D के अंदर कुछ इस तरह का वेक्टर हो सकता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक्स के साथ इंक्रीज हो रहा है। सो एक्स और वाई और जेड तीनों के साथ ये चेंज हो रही है फील्ड। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ऑल्सो वाई ऑल्सो जेड। मतलब अगर एक्स के अलॉन्ग जाओगे तब भी इंक्रीज होगी, वाई के अलॉन्ग जाओगे तब भी फील्ड इंक्रीज होगी, जेड के अलॉन्ग भी इंक्रीज होगी। सो इस केस में अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें डेल डॉट ए, सो बनेगा पार्शल एक्स अपॉन पार्शल एक्स प्लस पार्शल वाई अपॉन पार्शल वाई प्लस पार्शल जेड अपॉन पार्शल जेड। तो आंसर विल बी 1 1 1 विच इज़ 3। पॉजिटिव आंसर आ गया, ये हमारी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अब इसी तरह से अगर मान लो हमारी फील्ड है ए वेक्टर एज 3x² आई कैप ओनली, इसकी डाइवर्जेंस निकालनी है। डेल डॉट ए आप आंसर लिखेंगे पार्शल अपॉन पार्शल एक्स 3x²। देखो आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखना, अगर एक्स कंपोनेंट गिवन है तो आप एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, वाई है तो वाई के साथ, जेड है तो जेड के साथ। इसको सॉल्व करेंगे 6x। सो इसकी डाइवर्जेंस एक पॉजिटिव है, साथ में डाइवर्जेंस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। सो ये है फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है एज वी गो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो दिस इज द अनदर थिंग। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कैन टेक थोड़ी सी टिपिकल विच इज वेक्टर फील्ड इज ई वेक्टर 3x² आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप प्लस वाई जेड क्यूब के कैप। सो नाउ दिस इज द वेक्टर फील्ड। तीनों कंपोनेंट हैं, तीनों एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं। यहाँ पे जब आपको डेल डॉट टी कैलकुलेट करना है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे प्लस इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और जो हमारा z कंपोनेंट है फील्ड का उसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। और ध्यान रखेंगे कभी भी डाइवर्जेंस के आंसर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं है, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि स्केलर होता है इसका आंसर। फिर से बता रहा हूँ, स्केलर होता है इसका आंसर, फ्लक्स है बेसिकली ये।
तो ये आ गया 6x। यहाँ पे आपको पता है ना कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 आगे आएगा। यहाँ पे x और z को कांस्टेंट मानना है, x z को कांस्टेंट मानना है, y को डिफ्रेंशिएट करना है, उसका आंसर बनना आएगा। यहाँ पे z को डिफ्रेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट मानना है। पार्शियल डेरिवेटिव का यही मतलब होता है कि आप उसी को वेरिएबल मानेंगे, उस फंक्शन को z को ही वेरिएबल मानेंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y कांस्टेंट। तो y बाहर आ गया, z क्यूब का डेरिवेटिव 3z²। ये आंसर है। अगर आपको बोला जाता है कि डाइवर्जेंस 1 पॉइंट पे कैलकुलेट करो, ऐसे भी किसी पॉइंट पे भी बोल सकते हैं, तो आपको यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 पुट करनी है। ओरिजिन पे पूछा जाए डाइवर्जेंस कैलकुलेट करो, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ओरिजिन पे पुट करनी है 0 0 0, आंसर इसका 0 आएगा। 1 0 1 पे फाइंड करनी है, तो x1 y0 और z1 पुट करना है। सो अलग अलग पॉइंट पे आप डाइवर्जेंस बता सकते हो। दीज आर सम एग्जांपल्स, राइट डाउन। हाँ जी, तो चलिए अभी हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को दो डिफरेंट जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हम देखेंगे। जब आपको प्रॉब्लम में आपको फंक्शन दे दिया जाए आर थीटा फाई का, मतलब यहाँ पे जो ए आर ए थीटा ए फाई है, ए आर इज सम फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, ठीक है। सिमिलरली ए थीटा कैन बी ए फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। आर थीटा फाई हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। तब उस केस में डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हो। इसकी डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तब आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस। तो कैसे करना है आपको पहले समझ लीजिए कि अभी हमारा जो ए वेक्टर है, वेक्टर फील्ड, उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप हैं, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद ये जो तीन हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, दे आर फर्दर फंक्शंस ऑफ आर थीटा फाई। हो सकता है सिंपली आर का फंक्शन हो सकता है थीटा फाई का फंक्शन हो, तीनों का हो, वो कैसे भी हो सकता है, बट आर थीटा फाई के फंक्शंस होंगे। तब आपको डाइवर्जेंस ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो है 1/r² पार्शियल पार्शियल r² ए आर प्लस 1/r sin थीटा पार्शियल अपॉन पार्शियल थीटा sin थीटा ए थीटा प्लस 1/r sin थीटा पार्शियल ए फाई अपॉन पार्शियल फाई। सो यहाँ ए आर आएगा, यहाँ ए थीटा आएगा, यहाँ ए फाई आएगा, साथ में ये जो हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं जो बाहर हैं डेरिवेटिव के, वो आप याद रखेंगे। सो याद रखना डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ऐसे अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको गिवन है तब हमारी जो ए वेक्टर है दैट इज फंक्शन ऑफ एस फाई जेड। तो हमारे पास यहाँ ए एस जो है इट कैन बी फंक्शन ऑफ एस फाई जेड विच आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस ऐसे लिखनी है 1/s पार्शियल अपॉन पार्शियल एस, अंदर एस रहेगा, साथ में ए एस जो भी हमारा फंक्शन है यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे 1/s पार्शियल ए फाई अपॉन पार्शियल फाई प्लस 1 प्लस पार्शियल ए जेड अपॉन पार्शियल जेड। तो इसको कॉपी पे 2-3 बार लिख के ना आप रिकॉल करेंगे चीज़ों को तो आपको याद हो जाएंगे। अब जाते जाते एक छोटी सी प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये प्रॉब्लम, ये आने वाले लेक्चर्स के साथ रिलेट भी करेगी। हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है Q, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर की तरफ होती हैं, और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है एट सम डिस्टेंस r, तो उसका फॉर्मूला होता है KQ r/r²। सो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमें इसकी डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना है बच्चे। सो अगर हम डेल डॉट ई पूछा जाए इसके लिए कैलकुलेट करो, तो अभी ये देखो r का फंक्शन है, तो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको कर सकते हो। यहाँ पे थीटा कंपोनेंट फाई कंपोनेंट 0 है, सिर्फ r है हमारे पास, और r कैप है ना, इसलिए अगर यहाँ पे थीटा कैप फाई कैप होता तो वो कंपोनेंट्स भी आते। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इट इज़ फंक्शन ऑफ r ओनली, और इसकी डायरेक्शन भी रेडियल होती है ऐसे बाहर की तरफ, तो r कैप कंपोनेंट है सिर्फ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस फॉर्मूले से, तो इसमें सिर्फ इतनी टर्म आएगी, बाकी टर्म 0 होंगी, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आने वाला है। सो 1/r² मैंने लिखा, देन पार्शियल अपॉन पार्शियल r लिखा, फिर r² लिखना मैंने, r², फिर AR। तो AR की जगह हमारा ये पूरी फील्ड आएगी, ये r कैप नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वो नहीं है वहाँ पे। तो हमें सिर्फ लिखना है KQ/r² ऐसे, और ये एक स्केलर आंसर आएगा हमारे पास। अब हम देखिए r² से r² कैंसिल हो गया, KQ बचा। सो KQ इज ए कांस्टेंट, तो इस KQ का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 0 आएगा, तो डाइवर्जेंस तो 0 आ गई। लेकिन लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस तरह की फील्ड जो होती है जहाँ से कुछ बाहर निकल रहा होता है, कहीं पे सोर्स होता है, वो डाइवर्जेंट फील्ड होती है, उसकी डाइवर्जेंस पॉजिटिव होती है, ऐसे मैंने आपको बताया था। यस, डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव ओनली एट दिस पॉइंट,
ओरिजिन पे, ठीक है, वहां पे फाइनाइट बेसिकली वैल्यू आएगी इसकी। बाकी हर जगह कहीं पर भी अगर आप क्लोज्ड वॉल्यूम ड्रॉ करोगे तो वहां पे हमारे पास कोई सोर्स, कोई सिंक नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर हर पॉइंट पे डाइवर्जेंस जीरो आएगी। मैंने इस पॉइंट पे लिखी थी ये डाइवर्जेंस, वो जीरो आई है। ओरिजिन पे डाइवर्जेंस इनफाइनाइट है। सो इस तरह की प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व करना होता है तो हम डिराक डेल्टा फंक्शन की हेल्प लेते हैं, वो आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको, बट आप ये समझ के चलिए कि येस द डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट द पॉइंट एट ओरिजिन वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड। जहाँ पे चार्ज रखा हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस, इनफाइनाइट डाइवर्जेंस है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आंसर ये सही है, डाइवर्जेंस इज जीरो, आंसर सही है, बट इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो एक्सप्लेनेशन यही है। चलिए, तो यहाँ पे हम अपना आज का इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, फिनिश करते हैं। आई होप आपको डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग समझ आया, कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी पता चला। डेरिवेशन भी आप कर सकते हो एग्जाम में, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको बोला जाए डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन निकालिए, बीएससी में ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ल को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।